किडनी फेलियर के पेशेंट को ज़रूर पता होना चाहिए कि उसकी किडनी किस वजह से ख़राब हो रही है, क्योंकि अगर आपको पता है कि आपकी किडनी किस वजह से ख़राब हो रही है, किडनी को पहले से कम ऑक्सीजन मिल रही होती है, पहले से कम न्यूट्रिशन मिल रहा होता है, आपकी बॉडी में पानी की रिटेंशन, फैट की रिटेंशन, आपकी बोन्स वीक। पेशेंट साई संजीवनी में आता है तो हम पेशेंट को अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए कहते हैं कि आप पहले अल्ट्रासाउंड करवा के आओ, किडनी का साइज लेकर आओ कि कितनी बड़ी आपकी किडनी हो चुकी है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किडनी फेलियर के कॉजेज़ के बारे में, क्योंकि एक किडनी फेलियर के पेशेंट को ज़रूर पता होना चाहिए कि उसकी किडनी किस वजह से ख़राब हो रही है। क्योंकि अगर आपको पता है कि आपकी किडनी किस वजह से ख़राब हो रही है तो आप अपनी किडनी फेलियर की कंडीशन को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हो, सिर्फ अपने कॉज पर काम करके। तो शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से सबसे बड़े कारण होते हैं किडनी फेलियर के। साई संजीवनी में जितने भी पेशेंट आते हैं किडनी फेलियर के, उनमें 40% पेशेंट वो होते हैं जिनकी किडनी में श्रिंकेज देखने को मिल रही होती है, जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है। जब हमारी बॉडी में हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है तो वो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर के साथ जब हमारी ब्लड एंटर करता है किडनी में, तो जो आर्टरी, जो वेसल्स, जो किडनी को ब्लड सप्लाई कर रही होती है, उस ब्लड की वजह से क्या होता है, प्रेशर की वजह से उस पर बार बार चोट पड़ती है। अब आप खुद समझ सकते हो कि अगर आप किसी एक ही जगह पर बार बार हर सेकंड आप चोट बचाओगे तो वहाँ का जो टिश्यू है वो हार्ड होना शुरू हो जाता है। वो जब हार्ड होता है तो वो अपने साइज़ को छोटा करना शुरू करता है। जैसे आपकी वेसल्स का ये जो हेलुमेन है वो साइज़ यहाँ से हार्ड हुआ तो ये छोटा होना शुरू होता है। जैसे जैसे इसका साइज़ डिक्रीज होता है वैसे वैसे ब्लड सप्लाई किडनी में जो जा रही होती है वो कम होनी शुरू हो जाती है, और जिसका रिजल्ट क्या होता है कि किडनी को पहले से कम ऑक्सीजन मिल रही होती है, पहले से कम न्यूट्रिशन मिल रहा होता है, जिसकी वजह से किडनी का साइज़ छोटा होना शुरू हो जाता है। और ये छोटा साइज़ से हमें दिक्कत क्या होती है कि इससे किडनी की फंक्शनिंग पे भी इफेक्ट पड़ना शुरू होता है। किडनी की जो काम करने की क्षमता है वो कम होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल बन रहा है किडनी उसे पूरी तरह से बाहर नहीं निकाल पाती, और रिजल्ट क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन और यूरिया बढ़ना शुरू हो जाता है। अब ऐसे पेशेंट जिनके अंदर किडनी के साइज श्रिंक कर रहा हो ब्लड प्रेशर की वजह से, अगर उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये दिक्कत चलती रहेगी और कभी खत्म ना होगी, और एंड रिजल्ट क्या होगा, डायलिसिस और ट्रांसप्लांट। तो ऐसे पेशेंट को क्या करना चाहिए? ऐसे पेशेंट को अपना ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करना चाहिए, चाहे किसी भी कंडीशन के ऊपर उसको अपना ब्लड प्रेशर 120/80 से नीचे रखना है, अबव नहीं रखना। एक नॉर्मल इंसान के लिए जो ब्लड प्रेशर की वैल्यूज होती है वो 120/80 और 80-90 से कंसिडर आज की डेट में नॉर्मल कर लिया जाता है। मगर जब आप किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं तो ये जो 80 की वैल्यूज़ हैं ये डाउन होकर 70-80 के आसपास आ जाती है, क्योंकि हमने किडनी को बचाना होता है। ये एक नॉर्मल कंडीशन नहीं है, ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है। तो इसके अंदर जो नॉर्मल पैरामीटर होता है ब्लड प्रेशर का वो भी बदल जाता है, और इसका अगर हम अचीव कर लेते हैं, अपना जो डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो नीचे वाला खासकर अगर हम 70 और 80 के बीच में रख लेते हैं तो किडनी को कम नुकसान पहुंचता है, किडनी को नुकसान पहुंचना बंद हो जाता है। इसकी वजह से आपकी किडनी को और नुकसान नहीं होता। उसका फ़ायदा क्या होता है कि आपका जो किडनी लेवल बढ़ता जा रहा था वो कहीं पर रुक जाता है, वो आगे बढ़ना बंद कर देता है, और वो आपको बेनिफिट देता है अपनी किडनी की कंडीशन को स्टेबल करने में। आपको ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक छोटा सा काम, एक छोटी सी मेहनत, एक छोटी सी जानकारी आपकी किडनी की श्रिंकेज की दिक्कत को कंट्रोल कर सकती है, और ये बहुत ज़रूरी होता है एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए। दूसरा सबसे बड़ा कारण किडनी फेल का होता है डायबिटीज़, यानी डायबिटिक नेफ्रोपैथी। 40% पेशेंट आते हैं, 40% पेशेंट वो होते हैं जिनको हिस्ट्री रही होती है डायबिटीज़ की, उनको 10 साल से 5 साल से डायबिटीज़ की दिक्कत है, और शुगर लेवल उनके हमेशा 200 से प्लस बने रहते हैं। इसको कैसे नुकसान पहुंचता है किडनी को शुगर से, इसको समझना हर किडनी फेलियर पेशेंट के लिए ज़रूरी होता है। अब आप खुद समझिए कि आपकी बॉडी के अंदर शुगर के लेवल्स ज़्यादा है, जिसकी वजह से जब भी ब्लड कहीं पर भी जाता है वहाँ के टिश्यू को नुकसान पहुँचाता है, चाहे वो आपकी आँखें हो, चाहे आपका लीवर हो, चाहे आपके लंग्स हो, चाहे आपकी किडनी ही क्यों ना हो। अब अगर आपकी बॉडी के अंदर शुगर के वैल्यू ज़्यादा है तो हमारी किडनी जो होती है प्रेशर कुकर की वॉल्व की तरह काम करती है। जैसे आपके घर में अभी आप कभी खाना बनाते होंगे, कुकर के अंदर प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्व खुल जाता है, और जितनी भी स्टीम होता है, जितना भी प्रेशर होता है वो बाहर चला जाता है। किडनी भी कुछ इसी तरह से काम करती है, बट यहाँ प्रेशर नहीं होता, यहाँ पर शुगर होती है, और यहाँ कुकर की जगह आपकी किडनी होती है। जैसे ही शुगर आपकी लेवल 200 प्लस होते हैं, किडनी क्या करती है, किडनी अपने वॉल्व्स खोल देती है कि शुगर जाओ, बाहर जाओ। अब बॉडी के बाकी
ऑर्गन्स को बचाने के लिए किडनी अपना सेक्रीफाइस करना शुरू कर देती है। एक चीज़, पहले ब्लड के अंदर शुगर लेवल ज़्यादा है जिसकी वजह से किडनी के सेल्स को नुकसान पहुंच रहा है, दूसरा उसको एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। जब दोनों तरफ से किडनी को मार पड़ती है तो कोई भी कंडीशन के अंदर क्या होता है कि किडनी की फंक्शनिंग धीरे धीरे कम होनी शुरू होती है और आपके किडनी के लेवल बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ की वजह से किडनी का नुकसान हो रहा है और आपके शुगर लेवल्स बढ़े हुए हैं तो कोई भी डॉक्टर आपकी मदद नहीं कर सकता। आपको सबसे पहले ज़रूरत होती है, चाहे आप इंसुलिन लो चाहे आप मेडिसिन लो, अपनी शुगर को नॉर्मल वैल्यूज़ में लेकर आओ। 180 से नीचे नीचे होनी चाहिए, फास्टिंग भी और पीपी भी। अगर ये लेवल आप अचीव नहीं कर पाते, कोई भी मेडिसिन, इवन साइंस इंजीनियरिंग की मेडिसिन भी आपकी हेल्प नहीं कर पाती, कोई ट्रीटमेंट काम नहीं कर पाता, फिर इकलौता रास्ता हमारे पास डायलिसिस या ट्रांसप्लांट करा जाता है। तो एक किडनी फेलियर के पेशेंट को ये जरूर पता होना चाहिए कि किडनी किस वजह से खराब हो रही है। ये हो गई 80% लोगों के बारे में बात। अब चलते हैं वो जो 20% जो लोग हैं जिनके अंदर बीमारी किसी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से हो रही है। तो सबसे बड़े जो हमें और रीजन मिलता है वो है आईजी नेफ्रोपैथी। अब आईजी नेफ्रोपैथी क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे शरीर में, हमारी बॉडी ने एक डिफेंस सिस्टम बना रखा है, हमारा एक इम्यून सिस्टम होता है, उसका एक पार्ट होता है आईजी इम्यूनोग्लोबिन। ये आईजी इम्यूनोग्लोबिन अगर आपकी किडनी के ऊपर डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं तो उससे नुकसान होता है। किडनी के ऊपर नहीं होते, किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स हैं, जो मेम्ब्रेन है जो ब्लड को फिल्टर करती है, उस पर डिपॉजिट होते हैं। अगर आईजी इम्यूनोग्लोबिन आपकी मेम्ब्रेन के ऊपर जगह जगह डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं तो मेम्ब्रेन पर वो सूजन लेकर आते हैं, स्वेलिंग लेकर आते हैं। उस पर स्वेलिंग आने की वजह से क्या होता है कि ये मेम्ब्रेन थोड़ी सी मोटी हो जाती है और इसकी जो फंक्शनिंग है वो इफेक्टेड होनी शुरू हो जाती है। यानी अब आपकी किडनी पहले से कम खून को साफ कर पाती है, कम क्रिएटिनिन को बाहर निकाल पाती है, जिसकी वजह से आपके ब्लड के अंदर क्रिएटिनिन के वैल्यूज बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अब ऐसे पेशेंट के अंदर हमें क्या करना चाहिए? नॉर्मली इन पेशेंट के स्टेरॉइड चल रहे होते हैं जिससे उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाए, मगर स्टीरॉइड जो चल रहे होते हैं, हर एक पेशेंट को पता है, हर एक डॉक्टर को पता है कि इस चीज़ को हम लाइफ टाइम नहीं चला सकते क्योंकि स्टीरॉइड के बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं। आपकी बॉडी में पानी की रिटेंशन, फैट की रिटेंशन, आपकी बोन्स वीक, आपकी आईसाइट वीक, आपकी बॉडी अजीब तरीके से वीकनेस, फटीग फील करना शुरू कर देते हैं। तो इतने साइड इफेक्ट्स आते हैं कि इसको हम लाइफ टाइम कंटिन्यू नहीं कर सकते कि स्टीरॉइड पर रहा और पेशेंट बहुत आराम से अपनी किडनी को बचा ले। हमें कुछ ऐसा चाहिए जो हमारे इम्यून सिस्टम पे काम करे, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम हमारी किडनी को नुकसान पहुंचा रहा है। कारण क्या है? इम्यूनोग्लोबिन्स। हमने अपने इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करना होता है, ना कम करना होता है ना ज़्यादा करना होता है, उसको सही रेंज में लेकर आना होता है। तो इसके लिए जो मेडिसिन यूज़ की जाती हैं साइंस इंजीनियरिंग में, वो इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स होते हैं। इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स वो मेडिसिन होती हैं जिनके अंदर प्रॉपर्टी होती है इम्यून सिस्टम को करेक्ट करने की, नॉर्मल वैल्यूज़ में लेकर आने की। ये स्टीरॉइड की तरह काम नहीं करती, ये आपके इम्यून सिस्टम को डिप्रेस नहीं करती, यानी कम नहीं करती, ये उसको नॉर्मल रेंज में लेकर आती है। ऐसी रेंज में लेकर आती है जहाँ पर फर्दर आईजी इम्यूनोग्लोबिन की जो डिपोजिशन है आपकी मेम्ब्रेन पे वो रुक जाती है। और एक बार ये आपकी आईजी इम्यूनोग्लोबिन की डिपोजिशन रुकनी शुरू हो जाती है, आपकी जो लेवल्स हैं क्रिएटिनिन के, यूरिया के, वो स्टेबल होने शुरू हो जाते हैं। तो मान लो आपका क्रिएटिनिन 3 या 4 है और आपको आईजी नेफ्रोपैथी है और आपने सही तरीके से सही इम्यूनोमॉड्यूलेटर स्टार्ट किए, तो आपका क्या होगा कि आपकी लेवल सहीं पे स्टैटिक हो जाएंगे, रुक जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। आपको जिंदगी भर किसी भी टाइप के डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की जरूरत खत्म हो जाती है, क्योंकि आपके किडनी लेवल बहुत अच्छी तरीके से मैनेज हो रहे हैं, किडनी अपना अच्छे तरीके से काम कर रही है और आपकी बॉडी को किसी भी टाइप का नुकसान नहीं देखने को मिलता। इसी तरह से एक और बीमारी है जिसे हम पॉलीसिस्टिक किडनी कहते हैं। पॉलीसिस्टिक किडनी ऐसी बीमारी होती है जो जेनेटिक होती है। इसके अंदर किडनी के ऊपर और लीवर के ऊपर सिस्ट बननी शुरू हो जाती है, गांठें बननी शुरू हो जाती है, किडनी का साइज बड़ा होना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे किडनी का साइज बड़ा होता है वो आसपास के ऑर्गन पर दबाव बनाना शुरू करता है, जिसकी वजह से पेशेंट को पीठ पे, कमर की तरफ थोड़ा भारीपन भी महसूस होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर किडनी आपकी कसूरवार नहीं है, किडनी को नुकसान हो रहा है, मगर किसकी वजह से हो रहा है कि सिस्ट फॉर्मेशन हो रही है। क्योंकि पॉलीसिस्टिक किडनी एक जेनेटिक डिसऑर्डर होती है, ये क्योरेबल बीमारी नहीं होती, इसको मैनेज किया जा सकता है। अब मैनेज करना है तो हमारे पास एक इकलौता रास्ता ये होता है, या तो सिस्ट का साइज छोटा करना शुरू कर दो या सिस्ट की फॉर्मेशन को रोक दो। अगर दोनों में से कोई भी ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है तो किडनी को फर्दर डैमेज नहीं होता, किडनी जैसा काम कर रही है वैसा काम करती रहती है। लेवल आपके 3-4 में जो बने हुए हैं वो बने रहते हैं, आगे नहीं बढ़ते, जिसकी वजह से आपको डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें अक्सर जब भी पेशेंट साइंस इंजीनियरिंग में आता है तो हम पेशेंट को अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए कहते हैं कि आप पहले अल्ट्रासाउंड करवा के आओ, किडनी का साइज लेकर आओ कि कितनी बड़ी आपकी किडनी हो चुकी है। और 3 महीने के ट्रीटमेंट के बाद उनका दोबारा से अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है और देखा जाता है कि साइज बढ़ रहा है, घट रहा है, उतना ही है, उतना नहीं है। उसके हिसाब से पेशेंट को बहुत क्लियर
आइडिया मिल जाता है कि मेरी बॉडी किस तरफ जा रही है, मेरी किडनी किस तरफ जा रही है, क्या उसे आगे नुकसान होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि इसके साथ साथ आपको KFT भी करवाना होता है और पेशेंट की KFT चलती रहती है। KFT से फ़ायदा क्या होता है कि किडनी की फंक्शनिंग का बहुत क्लियर आइडिया है। तो दो चीज़ें को स्टेबल होना ज़रूरी है। एक आपकी KFT जिसमें लेवल आपके कम हो चाहे कम हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका 4 था 3 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, मगर साइज़ बड़ा नहीं होना चाहिए और उसमें सिस्ट फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, फर्दर ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एक बार आपने ये इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया, आपको किसी भी टाइप की डायलिसिस ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा एक और बीमारी होती है जो खासकर बच्चों में देखने को मिलती है, छोटी एज के बच्चों में देखने को मिलती है, वो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पीछे क्या कारण है क्या कारण नहीं है आज तक किसी को नहीं पता। बस ये पता है कि आपकी जो खून छापने वाली जो आपकी मेम्ब्रेन होती है, छन्नी होती है, उस पर किसी टाइप की स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। ये स्वेलिंग क्यों आ रही है नोबडी नोस, मगर इसमें भी काम किया जा सकता है। इसके अंदर कैसे काम किया जाता है, क्योंकि मेम्ब्रेन की इन्फ्लेमेशन हो रही है तो बॉडी के अंदर हमें ऐसी मेडिसिन देनी होती है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट पैदा करे, जो सूजन आ रही है उसको खत्म करना शुरू करे। और जैसे ही मेम्ब्रेन में जो स्वेलिंग है वो खत्म होनी शुरू होती है, सबसे पहला जो रिजल्ट बच्चों के अंदर देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है कि जो प्रोटीन लॉस हो रहा था, जो पेशाब में बहुत ज़्यादा झाग बन रही थी, प्रोटीन आ रहा था जो 4+ आ रहा था वो 2+ आना शुरू होता है या फिर वो नील आना शुरू हो जाता है। मगर ये तब होता है जब मेम्ब्रेन की कंडीशन दोबारा से पहले जैसी होनी शुरू हो जाती है। तो किडनी की बीमारी कोई भी हो, चाहे वो क्योरेबल है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। किडनी की हर दिक्कत को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया जाता है अगर आपके पास उसकी नॉलेज है, आपको पता है कि आपकी किडनी फेल के पीछे कारण क्या है। एक बार आप कारण को समझ लेते हो तो आपको ट्रीटमेंट जो होता है उसको समझने में आसानी होती है। चाहे आप किसी भी डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवाओ, अगर बीमारी के बारे में डेप्थ में नॉलेज होना हर किडनी फेलियर पेशेंट के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इस पर डिपेंड करता है कि आप क्या खाओगे क्या नहीं खाओगे, कैसे अपनी लाइफ को जियोगे। बहुत अच्छी गाइडेंस मिल जाती है अगर आपको अपनी बीमारी के बारे में इन डेप्थ नॉलेज है तो। अब मैं चाहता हूं कि आप कुछ पेशेंट्स की वीडियोस देखिए, चाहे वो पॉलीसिस्टिक किडनी के हो, चाहे वो IgA नेफ्रोपैथी की हो, चाहे वो किसी और डिसऑर्डर की हो। उनसे आपको देखकर आपको थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिलेगी कि आपको हार मानने की ज़रूरत नहीं है इस किडनी फेलियर की दिक्कत के आगे। कुछ रिपोर्ट्स दिखाऊंगा उसको देखिए, खुद समझ जाएंगे, अंदर से खुद वो आवाज़ जो होती है वो आनी शुरू हो जाएगी कि मुझे क्या करना है, मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है। संदीप जी से पूछते हैं कि साइंस इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा। संदीप जी, जब ट्रीटमेंट शुरू हुआ 2 महीने पहले तो क्या कंडीशन थी? सांस चढ़ती, सांस फूलती थी और 1-2 कदम भी चला नहीं जाता था। अच्छा। और उल्टियाँ आती थी। उल्टियाँ आती नहीं थी बट मन करता था कि और क्या दिक्कत महसूस करते थे? फीवर आ जाता था, फीवर आता था, उठा नहीं जाता था और पैरों में दर्द रहता था। डायलिसिस कितनी बार करवा रहे? डायलिसिस 2 बार करवाता था। और कितने टाइम से करवा रहे थे? पिछले 5-6 महीने से डायलिसिस पे 6 महीने से आप डायलिसिस पे थे और हफ्ते में 2 बार आपका डायलिसिस होता ही होता था। 2 बार होने के बावजूद भी मतलब इतनी अच्छी सेहत नहीं रहती थी। तो उस टाइम में आपका क्रिएटिनिन लेवल क्या था डायलिसिस करवाने के बाद भी 11 था। 11 के आसपास था। अब साइंस इंजीनियर से ट्रीटमेंट लेते हुए कितना टाइम हुआ? साइंस इंजीनियर से ट्रीटमेंट मैंने 2 महीने हो गए। 2 महीने में क्या? 2 महीने में मेरा क्रिएटिनिन अब 7 आ गया है। 11 से 7 आ गया है। और पोटेशियम का भी थोड़ा सा, पोटेशियम भी बढ़ रहा था, वो भी लो कंट्रोल में आ गया। वो भी कंट्रोल में। और डायलिसिस पहले हफ्ते में 2 बार होती थी, अब 1 बार ही होती है। 1 बार ही होती है। और 1 बार डायलिसिस करवाने के बाद आपका क्रिएटिनिन कितना रहता है? अब 7 के आसपास रहता है। जो पहले 11 रहता था। तो आप शरीर में कैसा महसूस करते हो? हाँ बिल्कुल, अभी थोड़ी फुर्ती है और पहले से तो मैं बहुत पैदल भी चले 4 किलोमीटर भी चल लेता हूँ। चल लेते हो, शरीर में ताकत आनी शुरू हो गई। ताकत है।
सांस नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए, काफ़ी कुछ आपने जाना किडनी फेलियर के बारे में। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके साई संजीवनी डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ मैं आपसे भी चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।